गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं अभी करंट अफेयर्स का, और अभी फरवरी मंथ का हम लोग मैगजीन स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा था अब तक, जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है नवीनतम सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान में जो नई घटनाएँ हुई हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे है शब्द संक्षेप। SAGAR क्या होता है। SAGAR सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। ठीक है, ये क्या होता है। तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत की नीति के लिए शब्द संक्षेप है। इस नीति के संदर्भ में सागर अर्थात क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास का उल्लेख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम मॉरिशस में मार्च 2015 में किया था। वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के लिए समुद्री सहयोग के लिए भारत की एक पहल के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा डिफिनेशन है सागर के बारे में, यहाँ बताया गया है कि वो क्या है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, आगे है नियुक्तियाँ। आप सबको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं हम, तो ये नियुक्तियाँ कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नई नियुक्तियाँ हैं और क्या क्या हुआ है। तो 2 नई नियुक्तियों और 3 अन्य राज्यपालों के स्थानांतरण से 5 राज्यों में नए राज्यपाल। ठीक है, 5 राज्यों में नए राज्यपाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2 नए राज्यपालों की नियुक्ति दिसंबर 2024 में की है तथा एक राज्यपाल का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 अन्य राज्यों में राज्यपालों का स्थानांतरण किया है। इसमें 5 राज्य मिजोरम, मणिपुर, बिहार, केरल व ओडिशा में नए राज्यपालों ने कार्यभार दिसंबर 2024 में संभाला है। ठीक है, इससे पहले कि हम देखेंगे कि राज्यपाल और उनके नाम को जानेंगे, इससे पहले हम आप सबको बता देते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप सबको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये आर्टिकल 155 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 155 में क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 155 में ये दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप सबको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और इससे शपथ से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 159 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शपथ से जो संबंधित प्रावधान है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 159 में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इस फेरबदल के तहत यहाँ पे देखते हैं फेरबदल के तहत क्या है। तो ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास का त्यागपत्र स्वीकार करके मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। यानी कि फिलहाल में ओडिशा के राज्यपाल कौन है, तो हरिबाबू कंबमपति। केरल के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उनके शेष कार्यकाल के लिए बिहार का तथा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उनके शेष कार्यकाल के लिए बिहार का तथा बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को उनके शेष कार्यकाल के लिए केरल का राज्यपाल बनाया गया है। तो फिलहाल बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद। आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिहार के राज्यपाल अभी फिलहाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद। ठीक है, आगे देखते हैं। नए नियुक्त किए गए राज्यपालों में पूर्व थल सेनाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह तथा पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला शामिल हैं। जनरल VK सिंह मिजोरम के तथा अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अच्छा आप सबको एक बात पता है कि राज्यपाल जो होते हैं उस राज्य के निवासी नहीं होते हैं। राज्यपाल जिस राज्य के वो राज्यपाल होते हैं उस राज्य के निवासी वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग किस राज्य से हमें देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, राज्यपाल का नाम भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिस राज्य से आप लोग देख रहे हैं वो भी, और अपने राज्य के राज्यपाल का नाम भी बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। शंकर शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत पुनर्नियुक्त, यानी कि पुनर्नियुक्त यहाँ पे लिखा गया, यानी कि पहले भी वो थे। चलिए देखते हैं क्या। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की संस्तुति पर नेपाल के राष्ट्रपति ने शंकर शर्मा को एक बार पुनः भारत में नेपाल का राजदूत दिसंबर 2024 में नियुक्त किया है। श्री शंकर शर्मा मार्च 2022 से जून 2024 तक भारत में नेपाल के राजदूत रहे थे। यानी कि शंकर शर्मा पहले भी
मार्च 2022 से जून 2024 तक भारत में नेपाल के राजदूत रह चुके थे, इसलिए यहाँ पे पुनर्नियुक्त लिखा गया है। ठीक है, किंतु सत्ता बदलने पर जून 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शंकर शर्मा सहित 11 देशों के राजदूतों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुला लिया था। बाद में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने पर शंकर शर्मा को ही पुनः भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे इस नाम को याद रखिएगा, शंकर शर्मा, जो कि भारत में नेपाल के राजदूत अभी पुनर्नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्टिस मनमोहन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। 29 दिसंबर 2024 से दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दिसंबर 2024 में प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए जजों की नियुक्ति से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होती है? तो जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह पर करता है। ठीक है, जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनकी सलाह पर? तो कॉलेजियम की सलाह पर की जाती है। आप सबको पता है कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, कॉलेजियम होता है ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है कि हम उस तरह से लिख पाएँ, आप लोग माइंड में रखिएगा। कॉलेजियम क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जिसमें कितने मेंबर होते हैं आप सबको पता है? 1+4। ठीक है, जिसमें 1 जो होते हैं सबसे पहले समझ लीजिए कॉलेजियम में 1+4 मेंबर होते हैं, जिसमें 1 जो होते हैं ना ये CJI होते हैं। ठीक है, 1 होते हैं CJI, और जो 4 एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं वो होते हैं अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम जो है वो 1993 में आया था। ठीक है, इससे पहले यानी कि 1993 से पहले CJI की सलाह पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते थे। आप सब इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि 1993 से पहले क्या होता था? तो CJI की सलाह पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते थे। कॉलेजियम सिस्टम कब आया? तो 1993 में आया। ठीक है, आगे देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलेजियम सिस्टम 1993 में आया और अभी तक ये चल ही रहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2014 में क्या हुआ? NDA की गवर्नमेंट जब आई, तो NDA की गवर्नमेंट आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट किया गया, यानी कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014। ठीक है, कब? तो 2014 में NDA की गवर्नमेंट जब आई उसके बाद। ठीक है, इसमें NJAC का प्रावधान लाया गया। NJAC, आपको पता है इसमें NJAC का प्रावधान लाया गया। NJAC मीन्स क्या होता है पता है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसका मतलब जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह पर नहीं करेगा, NJAC की सलाह पर करेगा। ठीक है, मतलब कि कॉलेजियम समाप्त कर दिया गया। कब? तो 2014 में। ठीक है, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करता था। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन करता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को क्या किया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब ये कैसे करता था इसका उल्लंघन? सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन कैसे करता था? तो आप सबको बता दें हम कि NJAC में 6 सदस्य होते थे। ठीक है, 3 सुप्रीम कोर्ट से होते थे और 3 होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो 3 जो सुप्रीम कोर्ट से होते थे उसमें एक CJI को होना ही था, CJI तो होते ही थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो होते थे उसमें से एक होते थे कानून मंत्री। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कार्यपालिका का यहाँ पे कानून मंत्री जो है वो तो कार्यपालिका हुए, तो कार्यपालिका का यहाँ पे न्यायपालिका में हस्तक्षेप हो रहा था। ठीक है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को रद्द कर दिया, यानी कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अभी रद्द हो चुका है। तो वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम ही है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। ये जो NJAC आया था ये रद्द हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। तो सर्वोच्च न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, हाँ, कॉलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति के आदेश राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर 2024 को जारी किए। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ सर्वोच्च न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने 7 दिसंबर 2024 को ग्रहण कराई। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नियुक्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या
33 हो गई है तथा न्यायाधीश का एक पद अभी भी वहाँ रिक्त है। और ऐसे न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है आप सबको पता है? 34। 1 + 33, 1 उसमें सीजेआई होते हैं और 3 अदर जज होते हैं। ठीक है, तो अभी 33 है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश सहित है, तो एक पद वहाँ पे अभी रिक्त है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस मनमोहन नौकरशाह से राजनीतिक बने जगमोहन, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल तथा दिल्ली के उपराज्यपाल रहे, के पुत्र हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में मार्च 2008 में न्यायाधीश व नियुक्त किए गए थे। बाद में 9 नवंबर 2023 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तथा 29 सितंबर 2024 से मुख्य न्यायाधीश पर बने। सर्वोच्च न्यायालय में इनका कार्यकाल 16 दिसंबर 2027 तक रहेगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 16 दिसंबर 2027 तक रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक। सॉरी, ये नहीं था। अरे यार, हाँ, देखते हैं क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। चलिए देखते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बनाए गए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, अब उसको पता है NHRC क्या होता है? NHRC एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, NHRC क्या है? तो एक वैधानिक निकाय होता है, ऐसा निकाय जो विधायिका द्वारा एक्ट बनाकर बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा निकाय जो विधायिका द्वारा एक्ट बनाकर बनाया जाता है वो है, उसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। और NHRC जो है वो एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए NHRC से रिलेटेड कुछ और थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि NHRC का गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत इसका गठन जो है वो किया गया। ठीक है, NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो NHRC के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जज ही होते हैं, लेकिन पता है 2019 से पहले रिटायर्ड CJI होते थे। ठीक है, अब भी रिटायर्ड जज होते हैं, पहले 2019 से पहले रिटायर्ड CJI होते थे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, ये जो NHRC है ये 6 सदस्यीय संगठन है। 2019 से पहले ये 5 सदस्यीय संगठन ही थे, लेकिन 2019 के बाद ये 6 सदस्यीय संगठन है। 1+5 इसमें है, यानी कि एक जो होते हैं उसमें अध्यक्ष, इसके बाद 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, इसमें महिला सदस्य को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर ये पूछ दिया जाए कि NHRC में अभी कितने सदस्य होते हैं तो वो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या बताया गया। इस पद पर जस्टिस अरुण कुमार मिश्र, जिनका कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा हो गया था, का स्थान जस्टिस रामासुब्रमण्यम ने लिया है। वह 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये जो जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जी हैं वो 9वें अध्यक्ष हैं फिलहाल NHRC के। जस्टिस अरुण मिश्र 2 जून 2021 से मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे तथा उनका कार्यकाल पूरा होने के पश्चात आयोग की ही एक सदस्य विजया भारती सयानी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में यह कार्यभार देख रही थी। इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम सितंबर 2019 से 29 जून 2023 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। कब तक ये न्यायाधीश रहे थे? तो 2019 से 29 जून 2023 तक। ठीक है, सितंबर 2019 से 29 जून 2023 तक। इससे पूर्व वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। अध्यक्ष के साथ ही मानवाधिकार आयोग के लिए 2 नए सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में की है। इनमें बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो तथा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी शामिल है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहते हैं: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में उपसभापति। ठीक है, यहाँ पे एवं सदस्य नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है,
वैसे NHRC से रिलेटेड आपको और भी जानकारी पूरी डिटेल में चाहिए तो यहीं पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी नीरज सर का क्लास में सारा कुछ NHRC को पूरे एकदम अच्छे से बताया गया है व्याख्या करके, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दिसंबर 2024 में नियुक्त किया। इस पद पर उनका यह कार्यकाल 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त के पश्चात 2019 में उन्हें फिजी के सुप्रीम कोर्ट में नॉन रेजिडेंट पैनल में 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था तथा 2022 में उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इस बीच उन्हें अब संयुक्त राष्ट्र संघ में आंतरिक न्याय परिषद में नियुक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन, तो मदन बी लोकुर, आप लोग नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर, तो यहाँ पे बस आप लोग नाम याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बैच के राजस्थान कैडर के अधिकारी संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर 11 दिसंबर 2024 से बनाए गए हैं। इस पद पर डॉक्टर शक्तिकांत दास, जिनके 3 वर्ष के 2 कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को पूरे हुए हैं, उनका स्थान संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 से लिया है। इससे पहले कौन थे, तो डॉक्टर शक्तिकांत दास थे। इस नियुक्ति से पूर्व वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में वह कार्यरत थे। IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में स्नातक श्री संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में भी काम कर चुके हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर उनकी यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। 56 वर्षीय संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं। बैंक के अब तक के सभी 26 गवर्नरों की सूची में गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1935 से अब तक निम्नलिखित दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आप लोग इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा और वो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा अवार्ड और पुरस्कार यानी कि पुरस्कार सम्मान से, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्यास सम्मान 2024, ठीक है। चलिए देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो कौन से उपन्यास के लिए आप लोग याद रखिएगा, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, ठीक है। और इनका नाम है लेखिका सूर्यबाला, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये 34वां व्यास सम्मान उनको प्रदान किया गया है। किनको, लेखिका सूर्यबाला को। किस उपन्यास के लिए, तो कौन देश को वासी, जो कि 2018 में ही प्रकाशित हुई थी वेणु की डायरी के लिए, ठीक है। 4 लाख का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जाता है। अच्छा, ये जो व्यास सम्मान है ये 1991 से प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। इसके पूर्व 2023 के लिए के बिरला फाउंडेशन का यह 33वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें के लिए तथा उससे पूर्व 2022 के लिए यह 32वां पुरस्कार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस इंडिया USA 2024 विगत 14 वर्षों से अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की 19 वर्षीय कैटलिन सेंड्रा, नाम याद रखिएगा आप लोग, कैटलिन सेंड्रा नील ने न्यू जर्सी में 17 दिसंबर 2024 को संपन्न प्रतियोगिता में मिस इंडिया USA का ताज जीता है। चेन्नई में जन्मी कैटलिन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 2य वर्ष की छात्रा हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्फोसिस पुरस्कार 2024। इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2024 के इन्फोसिस पुरस्कारों की घोषणा नवंबर 2024 में की गई। 6 विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के निम्नलिखित शोधार्थियों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तो पहला गणित विज्ञान से प्रोफेसर नीना गुप्ता, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से हैं। दूसरे भौतिक विज्ञान से वेदिका खेमानी, एसोसिएट प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। इसके बाद है भौतिक विज्ञान से वेदिका खेमानी, एसोसिएट प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। अच्छा, उसी से हैं। अगला देखते हैं। इंजीनियरिंग व कंप्यूटर विज्ञान प्रोफेसर श्याम गोलाकोटा, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाशिंगटन विश्वविद्यालय।
ये सारे नाम आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, इन्फोसिस पुरस्कार जिनको जिनको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 5वें हैं जीव विज्ञान से सिद्धेश कामत, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए महमूद कोरिया, इतिहास क्लासिक्स और पुरातत्व स्कूल, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, स्कॉटलैंड। और अर्थशास्त्र प्रोफेसर अरुण चंद्रशेखर, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया, अच्छा कैलिफोर्निया, सामाजिक व आर्थिक नेटवर्क के अध्ययन में योगदान के लिए, ठीक है। स्वर्ण पदक के साथ $1-1 लाख की राशि इन पुरस्कारों के तहत पुरस्कृतों को बेंगलुरु में 10 जनवरी 2025 को एक समारोह में प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के अपने मुख्य पुरस्कारों की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की। 21 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार अभी घोषित किए गए। बंगाली, डोगरी तथा उर्दू के लिए पुरस्कार अभी घोषित नहीं किए गए हैं। पुरस्कृत 21 कृतियों में 1 शोध रचना, 1 नाट्य, 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध संग्रह तथा 1 साहित्यिक आलोचना शामिल है। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर तथा अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन कीरे को उनके उपन्यास स्प्लिट नाइट्स के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है, ठीक है। तो आप लोग ये नाम याद रख लीजिएगा, मैं जब तक आई बाहर तथा अंग्रेजी के लिए स्ट्रीन कीरे को उनके उपन्यास स्प्लिट नाइट्स के लिए पुरस्कार स्प्लिट नाइट्स के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इस बार 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार ज्यूरी द्वारा किया गया था। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र और सवाल के साथ 1-1 लाख की राशि 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में प्रदान की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उन सभी की लिस्ट दिए हुए। वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों व उनकी रचनाओं के नाम आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आए दिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं दी हुई है, ओके। तो होप कि आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।